आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ के एक्सरसाइज 2 की, जिसमें बहुत डीपली टॉपिक्स स्टडी की जाएंगे। उस एक्सरसाइज को शुरुआत करने से पहले उसमें बहुत सारे ऐसे बेसिक कंसेप्ट है जो प्रीवियस क्लासों में हम पढ़े हुए हैं, बट उसकी क्लियरिटी कंसेप्ट नहीं पता है। उस क्लियरिटी कंसेप्ट को जानने के लिए हम कुछ बेसिक चीज़ों को लेके आए हैं, जिसको हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जिसमें पहला क्या होता है, चर राशि होता है। दूसरा क्या होता है, अचर राशि होता है। तीसरा बीजीय व्यंजक होता है। चौथा बहुपद होता है। फिर हम बहुपद के टाइप्स पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे कि बहुपद पदों के आधार पर कितने होते हैं, बहुपद घातों के आधार पर कितने होते हैं। जो पदों के आधार पर होते हैं उनकी नाम क्या होती है, जो घातों के आधार पर होते हैं उनकी नाम क्या होती है, और उनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। एक एक करके पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। इससे पहले हम आपको चर और अचर राशि समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जिसको ध्यान से आपको समझना जरूरी है। ओके, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, देखेंगे आप ध्यान से। यहाँ देखेंगे जो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये प्रीवियस क्लासों में पढ़े हुए इक्वेशन का मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, इसलिए कि मैं इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा, बट पूरी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगा चर राशि होती क्या है। इसमें देखेंगे जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल ये दिए हैं कि x + 2 = 5 है, x + 2 = 8 है, x + 5 = 9 है। यहाँ पे दिया है y + 2 = 7, y + 5 = 2, y + 3 = 9, z + 3 = 7, z + 9 = 15 एंड z + 2 = 7। थोड़ा सा हम इन कैलकुलेशन को हल करने के बाद हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल के देखें कि क्या ये वैल्यू सेम आ रहे हैं कि डिफरेंट आ रहे हैं। तो हम यहाँ देखेंगे x y की वैल्यू जब फाइंड करना होगा तो इसमें देखेंगे हम ये 2 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 - 2। तो x बराबर 5 में से 2 घटा देंगे, क्या मिल गया 3। यहाँ पे 3 मिला। गौर करना जरा, यहाँ देख लो आप, 2 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो ये x बराबर हो जाएगा 8 - 2। तो x बराबर 8 में से ये 2 घटा देंगे, क्या मिलेगा 6। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू 6 मिली। यहाँ पे देखें 5 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 9 - 5। तो ये x बराबर 9 में से 5 घटा देंगे, क्या मिला 4। यानी यहाँ x की वैल्यू हमारा 4 मिला। समझते रहना, यहाँ x की वैल्यू 3, यहाँ x की वैल्यू 6, यहाँ x की वैल्यू 4। चर राशि वही है, पहले x था अब भी x है, लेकिन देख क्या रहे हैं कि समय के साथ इसके मान बदलता जा रहा है। अलग अलग इक्वेशन में इसका मान अलग अलग हो रहा है। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो जा रहा है, यहाँ x की वैल्यू 6 हो जा रहा है, यहाँ x की वैल्यू 4 हो रहा है, यानी इसका मान बदलता रह रहा है। दूसरी एग्जाम्पल पे गौर करेंगे, ये 2 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो y बराबर होगा 7 - 2। तो y बराबर 7 में से 2 घटा देंगे, क्या मिलेगा 9। हमें यहाँ y की वैल्यू 9 मिला। यहाँ गौर करेंगे हम, ये 5 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो ये y बराबर होगा 2 - 5। तो ये y बराबर 2 में से 5 घटा देंगे -3। मैंने देखा यहाँ भी y की वैल्यू डिफरेंट आ गया। यहाँ 3 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो y बराबर होगा 9 - 3। तो ये y बराबर 9 में से 3 घटा देंगे, क्या मिल गया 6। यहाँ y की वैल्यू 6 मिला। गौर करते रहना, अभी मैं इन सभी को मिक्स करके फार्मूला निकालूंगा। ये देखो 3 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो z बराबर हो जाएगा 7 - 3। तो ये z बराबर 7 में से 3 घटा देंगे, क्या मिलेगा 4। कोई असुविधा नहीं होगा। ऐसे 9 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो z बराबर क्या होगा 15 - 9। तो z बराबर 15 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6। यहाँ गौर करें 2 इधर प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो z बराबर होगा 7 - 2। तो z बराबर 7 में से 2 को घटा देंगे, क्या मिल गया 5। मैंने क्या देखा भाई, हमने यहाँ पे ये स्टडी करने के बाद देखा, तो यहाँ x है, x x x है, y y y है, z z z है। राशियाँ एक ही हैं, लेकिन इनका मान बदलता जा रहा है। तो इसीलिए वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है, हम उनका नाम रखे हैं मैथमेटिक्स में चर राशि। क्या नाम रखे हैं भाई,
चर राशि। आप देखें ये x x x राशियां सेम है, लेकिन मान देखें 3 6 4, या 3 आया है या 6 आया है या 4 आया है, यानी इनका मान बदलता जा रहा है ना। यहाँ देखिए y का मान 9 है, y का मान -3, y का मान 6 है, इसका भी मान बदलता जा रहा है। यहाँ y का मान 4 है, z का मान z का मान 4, z का मान 6, z का मान 5, यहाँ भी z का मान बदलता जा रहा है। तो इसमें जो आपको x y z दिख रहे हैं, इन x y z को फिजिक्स में मैथ में चर राशियां कहते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे कोई कहे चर राशि किसे कहते हैं, चर राशि, तो सिंपल जवाब देंगे वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर राशियां कहते हैं। सिंपल क्या बोलेंगे, ऐसे यहां लिख भी दे रहे हैं हम, क्या बोलेंगे, वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर राशियां कहते हैं। क्लियर हो गया। चलें आगे बात कर। अब देखिए डेफिनेशन यहाँ पहले से लिख चुके हैं आपके लिए। चर राशि क्या होता है, तो सिंपल बोलेंगे वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है उनसे चर राशियां कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, क्या परिभाषा देंगे हम, वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है उसे चर राशियां कहते हैं, उसे चर राशियां कहते हैं। जैसे ए बी सी डी के जो अक्षर होते हैं उसमें ए बी सी डी ई एफ कहाँ तक एक्स वाई जेड तक, ये सब के सब क्या होती हैं, चर राशियां। इनका मान बदलता रहता है तो इनको मानी जाती है चर राशियां। लेकिन अगर ये देख लीजिए अचर राशियां, जैसे एक हमेशा एक ही होगा, कभी दो नहीं हो सकता, एक का मान हमेशा एक ही होगा, दो का मान हमेशा दो ही होगा, तीन का मान हमेशा तीन ही होगा, यानी ये कभी बदल नहीं सकता है। तो वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 गिनती के जितने भी अक्षर होते हैं वह सब के सब कौन सी राशियां हैं, अचर राशियां। बोलो क्लियर है। अगर आपसे कोई कहे चर राशियां किसे कहते हैं, तो सिंपल जवाब दोगे कि वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड तक ये सब के सब क्या मानी जाती हैं, चर राशियां। इसके बाद अचर राशियां किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम, वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये जो भी गिनती के अक्षर है डॉट डॉट करके छोड़ दो, ये सब के सब कौन सी राशियां हैं, अचर राशियां। अब देखो चर राशियां और अचर राशियां, इनके अलावा एक अन्य राशियां होती हैं, एक अन्य व्यंजक होता है जिसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक को समझने के बाद आप पढ़ोगे बहुपद, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये समझेंगे कि आखिर बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। याद रखना, चर अचर राशियां समझने के बाद हम ये समझेंगे कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। अब देखो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, इसके बाद आगे बात कर रहे हैं बीजीय व्यंजक का। अब देखो इसके बाद मैं बात करूंगा आखिर बीजीय व्यंजक है क्या, थोड़ा सा गौर करना। हम यहां लिखे हैं 5x 9x² y 3x² y 2xy², ऐसे बहुत सारे व्यंजक होंगे इसलिए आगे लिख दें इत्यादि। थोड़ा सा इसमें गौर करना, जो मैं 5x लिखा हूं इस 5x में x क्या है, तो चर राशि है, और 5 क्या है, तो अचर राशि है। तो 5 और x का दोनों का गुणा करने के बाद एक व्यंजक मिला, उसको कह रहे हैं 5x। तो 5x क्या है, बीजीय व्यंजक है। इसका मतलब बीजीय व्यंजक क्या क्या परिभाषा हुआ, तो बीजीय व्यंजक का परिभाषा हुआ चर तथा अचर के गुणनफल से जो व्यंजक प्राप्त होता है। गौर करना जरा, क्या बोल रहे हैं हम, चर तथा अचर के गुणनफल से जो व्यंजक प्राप्त होता है। गौर करना, क्या बोल रहे हैं हम, चर तथा अचर के गुणनफल से, तो यहां लिख दिया गुणनफल, चर तथा अचर के गुणनफल से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आराम से परिभाषा दे लोगे। कोई पूछे बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो क्या परिभाषा देंगे, चर तथा अचर के गुणनफल से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा व्यंजक
जो चर तथा अचर के गुणनफल से प्राप्त होता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे में आप ये लिख लोगे, बोलो क्लियर हो गया। अगर इन बीजीय व्यंजकों पे घात हम पॉजिटिव लगा लें, यानी धनात्मक पूर्णांक लगा लें और उनके एक सीरीज बना लें, तो उस सीरीज का नाम होगा बहुपद। अब हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप बीजीय व्यंजक का परिभाषा लिख लीजिए, फिर इसके बाद बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, घातों के आधार पर कितने प्रकार के और पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, पूरे के पूरे को डिटेल्स में बात करेंगे। चले अब देखें, मैं अब डेफिनेशन देने जा रहा हूं बहुपद, दैट मीन्स पॉलिनोमियल का। क्या डेफिनेशन होगा समझेंगे। मैं यहाँ पे कुछ बीजीय व्यंजकों को लिखा हूं। ये जो भी राशियां आपके सामने दिख रही हैं ये बीजीय व्यंजक है। ये क्या है बाबू, बीजीय व्यंजक है। अब इन बीजीय व्यंजकों में से किस व्यंजक को आप बहुपद बोलोगे और कौन सा व्यंजक होगा जिसको आप बहुपद नहीं बोलोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। तो देखना, आप पढ़े होंगे पूर्णांक। पूर्णांक में आप पढ़े होंगे पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। ये एग्जाम्पल आप पढ़े होंगे, कोई नई बातें नहीं है पूर्णांक का, पहले ही चैप्टर में मैथ में पढ़े होंगे। ये पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ऐसे 4 डॉट डॉट। इधर हम आते हैं तो -1, ये -2, ये -3, ये -4 डॉट डॉट। आ रहा है मेरी बात समझ में। तो कह रहा है यहाँ पे बहुत सारे बीजीय व्यंजक लिखे गए हैं, लेकिन इन बीजीय व्यंजकों में से कौन सा व्यंजक बहुपद है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे बीजीय व्यंजकों को देखेंगे, और बीजीय व्यंजकों को देखने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस बीजीय व्यंजक पे धनात्मक घात उपस्थित है। धनात्मक घात का मतलब कि जो ये पूर्णांकों के आपके पास समूह दिए गए हैं, इनमें ये ऋणात्मक छोड़ के ये सिर्फ धनात्मक पूर्णांक उनके घात के रूप में होना चाहिए, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक। जिस भी बीजीय व्यंजक पर धनात्मक पूर्णांक उपस्थित है वह बहुपद है, और जिस भी बीजीय व्यंजक पर धनात्मक पूर्णांक उपस्थित नहीं है वह बहुपद नहीं है। बोलो क्लियर हो गया। तो हमारे पास ये बीजीय व्यंजक दिख रहा है, और बीजीय व्यंजक पर कौन सा उपस्थित है पूर्णांक भाई, 2 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक आ गया तो बहुपद नहीं होगा, सिर्फ उस पे धनात्मक पूर्णांक उपस्थित होना चाहिए। ऐसे देख लो, मैं यहां लिखा हूं 5x² + 3। ये क्या चीज है, एक बीजीय व्यंजक है। इसमें जो ये x है, x क्या है, इस बीजीय व्यंजक में उपस्थित ये चर है, और इस पे 2 क्या है, इस चर की घात है। तो इसमें जो भी चर राशियां ये उपस्थित हैं, अगर इन चर की घात धनात्मक पूर्णांक होगा तो वह बहुपद होंगे, और धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होंगे। तो अगर आपसे बहुपद का परिभाषा पूछेगा तो क्या परिभाषा देंगे, सिंपल सा सुन ले, क्या परिभाषा देंगे। हम बोलेंगे ऐसा बीजीय व्यंजक, सिंपल सुनो क्या परिभाषा देंगे हम, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है उसे बहुपद कहते हैं। बोलो क्लियर हो गया। क्या बोलेंगे हम, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है उसे बहुपद कहते हैं। एक बार और सुने, क्या परिभाषा देंगे, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें उपस्थित चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं,
इसमें ये छांटना है कि इसमें कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद है और कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। कारण के साथ उत्तर कहेगा देने के लिए तो क्या देंगे, सिंपल सा तरीका। यहाँ 5x² + 3 है, हम देख रहे हैं जो यहाँ पे चर उपस्थित है इस पर जो घात है ये एक धनात्मक पूर्णांक, देखो +2 है और +2 एक धनात्मक पूर्णांक है, लिख देंगे इसलिए यह बीजीय व्यंजक क्या चीज है, एक बहुपद है। रीजन पूछेगा क्यों, तो आंसर देंगे क्योंकि इसमें उपस्थित चर पर जो घात है वह एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। अब देखो इसके बाद है y पे पावर 5 + 7y, यहाँ 7y लिखा है, इस y पे भी 1 और इस y पे क्या है 5, 1 और 5, 1 और 5, 1 और ये 5 दोनों के दोनों धनात्मक पूर्णांक होंगे। आ रहा है मेरी बात समझ में, क्योंकि पूर्णांक का परिभाषा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, इसमें -1 -2 -3 ये सब मिला देते हैं तभी तो पूर्णांक बनता है। तो कह रहा है माइनस वाला छोड़ के बाकी इनमें से कोई भी घात अगर इन चर राशियों पे उपस्थित मिलेगा तो वह बहुपद है, नहीं मिलेगा तो वह बहुपद नहीं है। तो मैं देख रहा हूं 1 और 5 ये धनात्मक पूर्णांकों में से है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक क्या चीज है, एक बहुपद है। इसके बाद से देखें, यहां पे देखें ये y पे पावर 3 घात है, ठीक है, ये y पे पावर 3 घात है तो 3 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पे y पे पावर 2 घात नीचे प्लस में ऊपर भेजेंगे तो माइनस में, तो ये ऐसे हो जाएगा y पे पावर 3 अब माइनस, ये 3 ऐसे ही रह जाएगा। अब y पे 2 घात नीचे प्लस में ऊपर गया तो किस में हो गया, माइनस में। अब देखिए ये माइनस घात उपस्थित हो गया ना, इसका मतलब -2 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो इसका आंसर लिखना होगा y³ -3 y पे पावर -2 बहुपद नहीं है। क्यों, तो बोलोगे क्योंकि इसमें उपस्थित चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। सिंपल सा जवाब देंगे। अब यहाँ पे देखो सेम ऐसे ही यहाँ भी कंडीशन आया है, ये x³ ये -3x⁵ यहाँ प्लस, आइए देखो x पे पावर 3 यहाँ 1 है तो लिख लो 1, आइए x पे पावर 3 नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस में। देखें इस बीजीय व्यंजक में ऋणात्मक घात उपस्थित हो गया ना, क्योंकि ये -3 एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो हम आगे क्या लिख देंगे, ये बहुपद नहीं है। कोई रीजन पूछेगा क्यों ये बहुपद नहीं है, तो बोलोगे क्योंकि इस बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। ओके, यहाँ पे भी देख लो आप, ये x प्लस है तो लिख लो, यहाँ x पे कुछ भी पावर नहीं है तो नीचे क्या है 1, जब ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -1। देखिए यहाँ भी चर राशि पे घात माइनस में आ गया ना, तो लिख देंगे इसलिए यह बहुपद नहीं है। रीजन पूछेगा क्यों बहुपद नहीं है, तो बोलेंगे क्योंकि इस बीजीय व्यंजक में उपस्थित चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। यहाँ पे देख लो, यहाँ 3 है तो लिख लेंगे 3, t है तो लिख देंगे t, इस करणी का मान होता है 1/2। आप देखो क्या 1/2 ये पूर्णांक में आता है, तो बिल्कुल भी नहीं आता है, तो ये भी लिख देंगे कि यह एक बहुपद नहीं है। पूछेगा क्यों, तो बोलना क्योंकि इसमें उपस्थित चर की जो घात है ये एक धनात्मक पूर्णांक में से नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। क्योंकि 1/2 पूर्णांकों में नहीं आता, परिमेय संख्याओं में आता है और इन पे घात पूर्णांक होनी चाहिए। क्लियर हो गया, तो क्या लिखेंगे कि चूंकि इसमें उपस्थित चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ऐसे लिख देंगे बहुपद नहीं है। यहां पे देख लो सेम टू सेम, ये y है तो लिख लेंगे y, +2 है तो लिख लेंगे 2। इस y पे नीचे एक घात है, जब ऊपर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1। क्या ये बहुपद है, तो हम लिखेंगे यह भी बहुपद नहीं है।
कोई पूछेगा क्यों ये बहुपद नहीं है, तो क्या जवाब देंगे? हम बोलेंगे क्योंकि इसमें उपस्थित चर की जो घात है वह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बीजी या व्यंजक एक बहुपद नहीं है। बहुपद का कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में 100% लिख के फिर कमेंट करेंगे। हम आगे अब चल रहे हैं, बहुपद के प्रकार बताएंगे घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। ओके, अब कोई क्या बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे पहले बहुपद मुख्य रूप से बहुपद के प्रकार पूछेगा तो पहले बोलेंगे बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर भी होते हैं, पदों के आधार पर भी होते हैं। तो पहले हम बोलेंगे बहुपद के प्रकार घातों के आधार पर, और इसमें बताएंगे कि घातों के आधार पर बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सुनना जरा गौर से, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि घातों के आधार पर बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है, तो हम देखेंगे जो रैखिक बहुपद का मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूं, इसमें जो भी ये चर राशियां हमारे पास मिली हैं, इन चर राशियों पे अधिकतम एक घात उपस्थित है। तो जब किसी भी दिए हुए बहुपद में उपस्थित चर राशियों पर अधिकतम घात 1 होती होगी तो उसका हम नाम क्या दे देंगे? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का एक्चुअल में परिभाषा देना होगा तो ये देंगे, हम बोलेंगे ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित, सुनना जरा ध्यान से, क्या बोलेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये एग्जाम्पल है, सेम ऐसे ही लिखना है। तब ये चीजें मैं लिख नहीं रहा हूं, आप ऐसे अपने मन से लिख लोगे। क्या लिखोगे आप? ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये याद हो गया होगा। इसके बाद से क्या आता है? द्विघात बहुपद। तो मैं यहां द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल लिखा हूं, इसमें जो भी चर राशियां उपस्थित हैं, इन चर राशियों पे देखो मात्र 2 ही घात उपस्थित है। तो अगर द्विघात बहुपद का परिभाषा देना होगा तो बोलेंगे ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 2 होती है। सुनना जरा, क्या बोलेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। सिंपल है, क्या बोलेंगे हम? ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। लिख के ये एग्जाम्पल लिखेंगे। इसके बाद क्या आता है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का क्या परिभाषा देंगे? ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 3 होती है। देखें यहाँ 3 घात उपस्थित हैं, तो क्या बोलेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये एग्जाम्पल लिख देंगे, एकदम प्यार से सिस्टमेटिक आप हेडिंग बना के लिख लोगे। बहुत लेंथी कोई प्रोसेस नहीं है, एकदम आसान सा है। आप हेडिंग बनाते जाओगे और जो मैं बोला हूं आराम से लिख लोगे, और नीचे जो ये एग्जाम्पल दिया है एग्जाम्पल भी लिख लोगे, आपका काम चल जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। ओके, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम। अब हम बात करेंगे इसमें बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। जब आपसे कोई ये पूछे कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बोलेंगे पदों के आधार पर बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है एक पदीय बहुपद, दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद और तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद। अब देखें,
एक पदीय का मतलब जिसमें एक पद हो, जैसे मैं यहाँ पे 3x² बाई 2x y² 5x x 3y पे पावर 9 लिखे हैं, इनके बीच में कोई प्लस या माइनस नहीं आया, यानी इसमें केवल एक पद है। केवल कितने पद है भाई? एक। लेकिन वही इनके बीच में प्लस आ गया तो देखें अलग अलग हो गया, एक इधर हो गया एक इधर। अब कितने पद हो गए? 2। इसमें भी कितने पद हैं? 2। इसमें भी कितने हैं? 2। इसमें भी कितने हैं? तो 2। लेकिन मैंने क्या किया, अब इनमें भी मान लीजिए प्लस लगा के अलग कर दिया। देखिए अब ये 3 हो गया, 1 2 3, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें कितने पद हो गए? 3। इसमें भी कितने पद हो गए? 3। इसमें भी कितने पद हो गए? 3। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। आपके सामने ये एग्जांपल है, बोलो क्लियर है? कोई आपसे कहे कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताओगे? पदों के आधार पर बहुपद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या बोलोगे? एक पदीय बहुपद, दूसरा बोलोगे द्विपदीय बहुपद, और तीसरा बोलोगे त्रिपदीय बहुपद। अब कहेगा एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद और त्रिपदीय बहुपद किसे कहते हैं? एग्जाम्पल के द्वारा बताओ। तो सिंपल बोलोगे ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। ये एग्जाम्पल आप लिख लोगे। इसके बाद आता है द्विपदीय बहुपद। तो इसका क्या लिखोगे? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद होते हैं उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। ये एग्जाम्पल लिख लोगे। इसके बाद आता है त्रिपदीय बहुपद। इसका क्या लिखेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद होते हैं उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। अब जाके आपके इससे रिलेटेड दूसरे चैप्टर से रिलेटेड जो स्टार्टिंग में 2.1 से पहले जो भी बेसिक चीजें हैं मैंने उन सभी चीजों को क्लियर किया। इसके बाद कल की वीडियो जो आपको मिलेंगे वो 2.1 एक्सरसाइज का कंप्लीट वीडियो होगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। थैंक यू।